Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to our 15th lecture on algebra. Course code is MTH376 and it's for Master of Mathematics students from ComSat's Institute of Information Technology Virtual Campus. It's our 15th lecture and brief recap of what we have done in the last lecture. So in the last lecture we basically talked about one topic. So that was the cyclic notation. Okay. So what was the cyclic notation? So I said I first defined a cycle, right? So what was a cycle? So a cycle is this. So I'm going to call this I1, I2 up to so on Ik a cycle of length k, okay, cycle k or a cycle. So if I1 goes to I2, I2 goes to I3, up to so on Ik goes to I1. ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये मेरे पास k एलिमेंट्स हैं, लेट्स से इनको मैं एक साइकिल कहूँगा. ये जो नोटेशन मैंने लिखी, ये दो ब्रैकेट्स और एलिमेंट्स एक लाइन में जो मैंने लिखे I1, I2 अप टू सोन Ik, इस नोटेशन को मैं एक साइकिल कहूँगा. अगर I1 I2 पे मैप हो रहा हो, I2 I3 पे मैप हो रहा हो और लास्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट पे मैप हो रहा हो, तो ये कैसे वर्क कर रही है? पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट पे मैप हो रहा है, सेकेंड एलिमेंट जो है वो थर्ड पे, थर्ड फोर्थ पे, और फाइनली जो लास्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट पे वापस मैप हो रहा है, राइट? तो इस नोटेशन में क्या होता है कि हम एक ही लाइन में एलिमेंट्स लिखते हैं. हमें ये नोटेशन एग्जैक्टली बताती है कौन सा एलिमेंट किस पे मैप हो रहा है और कितने एलिमेंट्स हैं इस साइकिल के अंदर, राइट? अच्छा, अब अगर कोई एलिमेंट इस साइकिल के अंदर अपीयर नहीं हो रहा तो उस एलिमेंट्स को हम फिक्स लेते हैं. ये हमने लास्ट लेक्चर में इसमें डिटेल पे बात की थी कि अगर इस साइकिल के अंदर कोई एलिमेंट अपीयर नहीं हो रहा तो उस एलिमेंट को हम एक फिक्स एलिमेंट लेंगे, राइट? तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक साइकिल हो 1, 2 और 4 और ये साइकिल है लेट्स से S4 के अंदर, राइट? तो अगर 1, 2, 4 है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये परम्यूटेशन है 1, 2, 3, 4 S4 के अंदर, जिसमें 1, 2 के ऊपर मैप हो रहा है, 2, 4 के ऊपर मैप हो रहा है और 4, 1 के ऊपर मैप हो रहा है. लेकिन 3 तो इस साइकिल के अंदर अपीयर ही नहीं हो रहा, तो 3 जो है वो फिक्स रहेगा. ओके, तो जो एलिमेंट भी इस साइकिल के अंदर, इस परम्यूटेशन के अंदर अपीयर नहीं हो रहा वो हमेशा फिक्स रहेगा, राइट? तो ये हमारे पास साइकिल नोटेशन की डेफिनेशन और एग्जांपल है, राइट? तो फिर हमने बात की कि डिसजॉइंट साइकिल क्या होता है. तो डिसजॉइंट साइकिल की अगर मैं बात करना चाहूँ तो डिसजॉइंट साइकिल आपके पास ये होता है कि आप दो साइकिल्स लें, लेट्स से 1, 2, 3 और लेट्स से 4 और 5. तो लेट्स से ये S5 के अंदर दो साइकिल्स हैं. अच्छा, इन दोनों को मैं डिसजॉइंट कहूँगा अगर इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो. अब 1, 2, 3 पहले साइकिल में, 4, 5 दूसरे साइकिल में, इन दोनों में कोई भी एलिमेंट एक जैसा नहीं है, कॉमन नहीं है, राइट? तो अगर इन दोनों में कोई भी एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं होगा तो इन दोनों को मैं डिसजॉइंट कहूंगा. तो क्लियरली ये दोनों साइकिल्स डिसजॉइंट है. इसी तरह अगर आप ये लें 1, 2, 3 और लेट्स से 2 और 4, अब ये दो डिफरेंट साइकिल्स हैं लेकिन ये डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि 2 जो है वो दोनों साइकिल्स में कॉमन है, राइट? तो ये मतलब है डिसजॉइंट साइकिल का. फिर हमारे पास एक बहुत अच्छा रिजल्ट था जो हमने देखा था, उसको मैंने थ्योरम कहा था. थ्योरम ये था कि आपके पास कोई भी परम्यूटेशन हो, अगर आपके पास कोई भी परम्यूटेशन हो, एवरी परम्यूटेशन, लेट्स से रो, एवरी परम्यूटेशन रो कैन बी expressed as a product of disjoint cycles.
आप कोई भी परमुटेशन लें उसको आप साइकिल्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, और इससे भी ज़्यादा हमें इस थ्योरम से क्या मिल रहा है कि वो जो साइकिल्स जो हैं वो आपस में डिसजॉइंट होंगे। ओके राइट। तो अब परमुटेशन है आपके पास रो। मैंने आपको इस थ्योरम का हमने प्रूफ नहीं दिया, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप अपने नोट्स में देख सकते हैं, इसका प्रूफ अवेलेबल होगा। राइट। तो आपके पास कोई भी परमुटेशन है रो, उसके अगर आप कोई भी परमुटेशन जो रो है उसको आप साइकिल्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो सारे साइकिल्स आपस में डिसजॉइंट होंगे। फिर हमने इस थ्योरम की कुछ एग्जांपल्स देखी। मैंने S3 की कंप्लीट एग्जांपल आपको करके दिखाई कि अगर आप पूरा S3 लें, उसके सारे एलिमेंट्स को आप प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स लिख सकते हैं, और वो सारे साइकिल जो हैं वो डिसजॉइंट होंगे। फिर हमने D8 को कंप्लीट सॉल्व किया कि अगर आपके पास D8 हो ग्रुप, तो जो आपका ग्रुप है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स साइकिल्स की प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो सारे के सारे साइकिल्स आल्सो डिसजॉइंट थे। राइट। तो हमने ये इस थ्योरम की 2 एग्जांपल्स की। इसके बाद मैंने S4 और S5 में से भी कोई 2-3 एलिमेंट्स आपको लेके दिखाया कि उनको भी एज प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स आप लिख सकते हैं, और वो भी डिसजॉइंट होते हैं। तो इन जनरल आपके पास कोई भी परमुटेशन हो, ऑफ कोर्स फाइनाइट सेट्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं मेनली, तो ग्रुप SN की बात हो रही है। तो अगर आपके पास कोई भी परमुटेशन हो लेट्स से SN में, तो उसको आप डिसजॉइंट साइकिल्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। राइट। फिर हमने कहा कि ये इसकी 1-2 एडवांटेजेस तो हमने देखे, जो हमारी साइक्लिक नोटेशन है। एक नोटेशन तो ये है, एक एडवांटेज ये है कि आप इस तरह अगर आप अपने सारी परमुटेशंस को लिखेंगे तो ये ऑफ कोर्स शॉर्ट वे है, लेकिन ये आल्सो बहुत कंक्रीट वे है। राइट। बहुत कंक्रीट वे इस सेंस में है कि आपके पास जो भी एलिमेंट लिखा हुआ है उसके अंदर आपको पता है कि कौन सा एलिमेंट किसके ऊपर मैप हो रहा है। अगर कोई एलिमेंट अपीयर नहीं हो रहा तो वो फिक्स है, तो इसलिए इसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन मिसिंग नहीं है। मतलब जब भी आप साइक्लिक नोटेशन में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन भी साथ ही ट्रांसफॉर्म हो जाती है, लेकिन नोटेशन सिंप्लीफाई हो जाती है। राइट। ये एक एडवांटेज है। इसके अलावा इसके क्या एडवांटेजेस हैं, इसके ऊपर हम आज इंशाल्लाह इस लेक्चर में बात करेंगे। तो इन द एंड होपफुली हम एक ऐसा ग्रुप स्टडी करेंगे जिसको अगर हम इस साइक्लिक नोटेशन अगर आप इंट्रोड्यूस ना करें तो शायद हम उस ग्रुप तक पहुंचना हमारे लिए थोड़ा टफ होगा। तो हमारे पास साइक्लिक नोटेशन आ गई, इसके कुछ मजीद एडवांटेजेस की हम बात करते हैं। ओके, एक आसान डेफिनेशन है कि साइकिल की लेंथ क्या होती है। ओके, तो कोई भी आप साइकिल लें, उसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनको काउंट कर लें, ये आपकी साइकिल की लेंथ है। ओके, फॉर एग्जांपल आपके पास एक साइकिल है, जैसे मैं साइकिल ले लेता हूँ 1 2 3 और 4। ये S4 के अंदर एक साइकिल है लेट्स से। अब इसकी लेंथ क्या है? इस साइकिल की लेंथ जो है वो 4 है, लेंथ 4 है। ठीक है। अब अगर मैं कोई और साइकिल लूं लेट्स से 4, क्यों है इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा कोई और लूं लेट्स से 1 2 4। अब ये भी एक साइकिल है लेट्स से S4 के अंदर। तो अब हमारे पास इसकी लेंथ क्या है? इसकी लेंथ 3 है। ओके, इसी तरह कोई और लूं मैं साइकिल लेट्स से 1 5 4 2, इसकी लेंथ 4 है। ये S5 में एक साइकिल है। ओके, अब इसके अलावा अगर आप 1 3 की बात करें तो उसकी लेंथ 2 है। अगर आप 1 साइकिल की बात करना चाहें, यानी साइकिल जिसकी लेंथ 1 है, तो वो एक फिक्स एलिमेंट होता है। तो ये साइकिल है जिसकी लेंथ 1 है, लेकिन ये एक फिक्स एलिमेंट है, 1 1 पे मैप हो रहा है। राइट। तो हर लेंथ के साइकिल्स मौजूद होते हैं। राइट। साइकिल 1 लेंथ का साइकिल क्या है? फिक्स एलिमेंट है। 2 लेंथ का साइकिल क्या है? 1 3 पे मैप हो रहा है, 3 1 पे मैप हो रहा है फॉर एग्जांपल इस केस में। और 4 लेंथ का, 3 लेंथ का और 5 लेंथ, किसी भी लेंथ, किसी भी फाइनाइट लेंथ का आप साइकिल फाइंड कर सकते हैं। तो साइकिल की लेंथ क्या है? उसके अंदर जितने एलिमेंट अपीयर हो रहे हैं उनको आप काउंट कर लें, तो जितने एलिमेंट हैं वो उसकी लेंथ कहलाएगी। राइट।
तो अगर आप एक लेंथ 5 का साइकिल फाइंड करना चाहें तो वो है 1 2 लेट्स से 4 5 3। ओके, तो ये लेंथ 5 का एक साइकिल है S5 के अंदर। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा ये भी क्लियर होना चाहिए कि आप कोई भी लेंथ अगर आपके पास हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइकिल भी एग्जिस्ट करता है, और आपके पास अगर कोई साइकिल हो तो उसकी आप लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं इजीली। और आपके पास जो भी आप साइकिल लेंगे, लेट्स से आपके पास साइकिल अगर आप लें कोई S5 के अंदर, तो आप जो भी साइकिल लेंगे वो S5 के अंदर किसी परमुटेशन के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, राइट। सो ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए, इसको मैं बहुत ज्यादा यूज नहीं करूंगा, लेकिन किसी भी सिमेट्रिक ग्रुप Sn के अंदर आप कोई भी साइकिल लें, अगर आपको परमुटेशंस ना लिखें, आप जस्ट कोई भी साइकिल लें तो वो हमेशा S5 के अंदर किसी ना किसी परमुटेशन के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग S5 के अंदर आप एक परमुटेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो कोई भी आप साइकिल लें Sn के अंदर, वो किसी न किसी परमुटेशन को कॉरस्पॉन्ड करता है, क्योंकि हर परमुटेशन जो है वो प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स की फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो अगर आप उसी के अंदर कुछ साइकिल्स लेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप परमुटेशंस भी फाइंड कर सकते हैं इजीली। ओके, सो हमारे पास लेंथ इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आप किसी साइकिल की लेंथ फाइंड करना चाहें तो आप उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर लें। ओके, अब इसमें लेंथ 2 के भी साइकिल्स होते हैं, राइट। सो ये हमारे पास लेंथ 2 का साइकिल है। ओके, अब इसी तरह मजीद आप लेंथ 2 के साइकिल्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये बहुत स्पेशल साइकिल्स हैं, इनको यूज करते हुए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप की तरफ जाएंगे। अच्छा, अब साइकिल लेंथ 2 का क्या है, उसको हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं। इजी डेफिनेशन है। आपने ट्रांसपोजिशन किसको कहना है, अगर आप एक साइकिल लें उसके लेंथ 2 है, राइट। अब लेंथ 2 के साइकिल्स क्या हैं, 1 2 लेंथ 2 का एक साइकिल है, ये एक ट्रांसपोजिशन है। ओके, अब अगर कोई और साइकिल लेना चाहे लेंथ 2 का 2 3, कोई और लेना चाहे 1 3, ये तीनों S3 की ट्रांसपोजिशन है, आपने अगर देखा हो तो। ओके, सो ये तीनों चीजें, तीनों ट्रांसपोजिशन हैं। इसके अलावा आप कोई भी साइकिल लें, लेंथ 2 का कोई भी साइकिल लें तो वो एक ट्रांसपोजिशन बनेगी, हमेशा एक ट्रांसपोजिशन बनेगी। ओके, सो जैसे आप उसको हमेशा एक ट्रांसपोजिशन कहेंगे, बनेगी, वो ऑलरेडी है, मतलब वो जब भी वो लेंथ 2 का साइकिल होगा वो हमेशा ट्रांसपोजिशन ही कहलाएगा। तो इसके अलावा इस डेफिनेशन में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो और अगर आप लेंथ 2 के साइकिल देखना चाहें तो लेट्स से S4 में बात करना चाहें तो 2 4 एक ट्रांसपोजिशन है, लेट्स से 4 1 एक ट्रांसपोजिशन है। इसके अलावा बहुत सारी आप ट्रांसपोजिशन इसमें फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो इसके अलावा 1 3 ले लें, और 2 एंड 2 3 ले लें, कोई भी लेंथ 2 का साइकिल लेंगे उसको हमेशा ट्रांसपोजिशन कहेंगे। इसमें ये इजी कॉन्सेप्ट है। ओके, राइट। सो इसको करने का क्या मकसद है, ट्रांसपोजिशन डिफाइन हमने कर दी, लेकिन इस मतलब ये ठीक है, लेंथ 2 का साइकिल है, उसको ट्रांसपोजिशन कह दिया। स्पेशल नाम क्यों दिया इसको, इसलिए कि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पज है। आप कोई भी साइकिल लें, लेट्स से आपके पास एक साइकिल है 1 2 3 4, ये एक साइकिल है S4 के अंदर, लेट्स सपोज। ओके, अब ये साइकिल है, इसको मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं। मैं एक ट्राई कर रहा हूं इसको मैं स्मॉल साइकिल्स की फॉर्म में लिखूं। ये एक 4 लेंथ का साइकिल है, तो क्वेश्चन ये कि क्या मैं इसको थोड़े स्मॉल लेंथ के साइकिल्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ। लेट्स सपोज क्या मैं इसको 2 लेंथ के कुछ साइकिल्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए लेट्स से मैं इसको जनरलाइज करूंगा कॉन्सेप्ट को। लेट्स से मैं इसको लिखता हूँ, ये इक्वल है 1 2 1 3 और 1 4 के। ओके, ये मैंने जस्ट लिखा है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि क्या ये दोनों चीजें इक्वल हैं कि नहीं। अगर ये हैं तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं लेटर ऑन जनरलाइज करूंगा, अगर नहीं है
तो हो सकता है ये किसी और चीज के इक्वल हो। तो बेसिकली मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि मेरे पास लेंथ 4 का साइकिल है, क्या मैं इसको लेंथ 2 के साइकिल की प्रोडक्ट्स की फॉर्म में लिख सकता हूं? ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। ओके, मैं क्वेश्चन ये कर रहा हूं कि कैन एवरी साइकिल बी रिटन as a product of transpositions. Okay. राइट, क्वेश्चन है मेरा कि क्या मैं हर साइकिल को प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिख सकता हूं? मेरे पास लेंथ 4 का एक साइकिल है, मैं इसको लिखना चाह रहा हूं लेंथ 2 के साइकिल्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में। अभी ये क्वेश्चन सेंस शायद ना बन रही हो, लेकिन इस क्वेश्चन का जैसे मैंने कहा एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है। सो अगर आप थोड़ा सा मेरे साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह हम इसका पर्पस भी स्टेट करेंगे अभी थोड़ी देर में कि क्या इसका पर्पस है। तो लेंथ 4 का एक साइकिल है, इसको मैं लेंथ 2 के साइकिल्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं। अच्छा, अब मैंने ये एक प्रोडक्ट लिखी है, क्या इस प्रोडक्ट की सेंस बनती है? क्या ये दोनों साइड्स इक्वल है? अगर ये इक्वल है तो इस साइड पे 1 2 पे मैप हो रहा है, तो इस साइड पे भी 1 2 पे ही मैप होना चाहिए, राइट? इन सारी के प्रोडक्ट में यहाँ पे 2 3 पे मैप हो रहा है, यहाँ भी 2 3 पे मैप होना चाहिए। इस जगह पे 3 4 पे मैप हो रहा है, तो इस जगह पे भी 3 4 पे मैप होना चाहिए। तो अगर इसको मैं 2 लाइन नोटेशन में लिखूं, इस साइड को 1 2 3 और 4, तो ये है 2 3 4 1। तो इस साइड की परमुटेशन ये है। अब इस साइड की जो परमुटेशन है वो भी यही आनी चाहिए अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है। अब मैं इसको चेक करके देखता हूं। अच्छा, अब प्रोडक्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे और राइट की तरफ जाएंगे। इनकी प्रोडक्ट हमने कैलकुलेट करनी है। ये प्रोडक्ट कैलकुलेट करनी हमने पहले से की हुई है, हमने बहुत सारी एग्जांपल्स इसकी की थी। अब दोबारा इसको करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं परमुटेशन बनाता हूँ और देखता हूँ कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे मैप हो रहा है। इसमें 1 2 पे मैप हो रहा है, पहले में 1 2 पे, 1 जो है वो 2 पे मैप हो गया पहली परमुटेशन में, ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट में जाना है और चेक करना है वहां 2 किस पे मैप हो रहा है। यहाँ पे 1 2 पे मैप हो रहा है और इस नेक्स्ट परमुटेशन में 2 जो है वो इसमें मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है 2 फिक्स है। जो एलिमेंट साइकिल में मौजूद नहीं है वो फिक्स है, तो इसका मतलब है सेकंड वाले में 2 पे ही जा रहा है। ओके, अब थर्ड में देखें, थर्ड में भी 2 मौजूद नहीं है। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि इस परमुटेशन, इस ट्रांसपोजिशन में भी 2 जो है वो 2 पे मैप हो रहा है, तो यहाँ पे 2 पे मैप हो जाएगा। तो एंड रिजल्ट जब मैंने सारी मल्टीप्लिकेशन कर ली 1 के लिए, तो मेरे पास आया कि 1 जो है वो टोटल 2 पे मैप हो रहा है, राइट। अब मैं नेक्स्ट एलिमेंट 2 की बात करता हूं। 2 जो है पहली परमुटेशन में 2 जो है वो 1 पे मैप हो रहा है। पहली जो परमुटेशन है उसमें 2 1 पे मैप हो रहा है। ओके, करेक्ट। पहली परमुटेशन में 2 1 पे मैप हो रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट परमुटेशन में बात करते हैं। तो इस नेक्स्ट परमुटेशन में जो 1 है वो 3 पे मैप हो रहा है, इसमें 1 3 पे मैप हो रहा है, करेक्ट। ये सेकंड में 1 जो है 3 पे मैप हो रहा है, 3 1 पे मैप हो रहा है, तो 1 जो है 3 पे मैप होगा, राइट। अच्छा, अब लास्ट परमुटेशन में जाऊंगा, मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, रिमेंबर मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं। ओके, सो 1 3 पे मैप हो गया। अब लास्ट परमुटेशन में देखना है 3 किस पे मैप हो रहा है, लेकिन 3 तो इस परमुटेशन में मौजूद ही नहीं है, इस प्रोडक्ट, इस साइकिल में मौजूद ही नहीं है, इस ट्रांसपोजिशन में मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो है वो 3 पे मैप होगा। तो इन द एंड इस पूरी प्रोडक्ट में 2 जो है वो 3 पे मैप हो जाएगा। एग्री? ओके, अब नेक्स्ट एलिमेंट की बात करता हूं। 3 जो है वो किस पे मैप होगा? फर्स्ट परमुटेशन में। फर्स्ट परमुटेशन में 3 मौजूद नहीं है, इस फर्स्ट ट्रांसपोजिशन में
3 मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो है वो 3 पे मैप होगा, जो एलिमेंट मौजूद नहीं है वो फिक्स है। ओके, तो 3 3 पे मैप होगा। अब नेक्स्ट पे जाएं तो इस वाली में 3 किस पे मैप हो रहा है, इसमें 3 1 पे मैप हो रहा है, राइट। सो 3 जो है सेकंड वाले में 1 पे मैप हो रहा है, और फाइनल 1 जो है उसमें 1 4 पे मैप हो रहा है और 4 1 पे। तो 1 किस पे मैप हो रहा है, इसमें 1 4 पे मैप हो रहा है। तो हमने 3 से स्टार्ट किया, तो इन द एंड हमारे पास रिजल्ट आया 3 4 पे मैप हो रहा है। ओके, अब फाइनल एलिमेंट हमारे पास 4 रह गया, उसको देखते हैं। 1 2 में 4 फिक्स है, तो 4 4 पे मैप हो रहा है। इसी तरह 1 3 में 4 अगेन फिक्स है, तो 4 4 पे मैप हो रहा है। और फाइनल 1 में 1 4 पे मैप हो रहा है और 4 1 पे, तो 4 जो है आखिरी में 1 पे मैप हो रहा है, राइट। सो इसका मतलब है 4 1 पे मैप हो गया। अब इन दोनों परमुटेशंस ये जो मेरे पास आई है यहां पे, इन दोनों को आपस में कंपेयर करें। दोनों परमुटेशन सेम है, इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों साइड्स मैंने इक्वेशन की लिखी हैं ये भी सेम है, राइट। मैंने एक परमुटेशन लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी, उसी को चेंज करके मैंने उसको प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन लिखा, राइट। हम मेरे पास एक परमुटेशन थी 1 2 3 4, मैंने उसको लिखा 2 साइकिल्स की फॉर्म में या ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में, और मैंने ये देखा कि दोनों साइड्स एक्चुअली सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस परमुटेशन को मैं प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस की फॉर्म में लिख सकता हूं, राइट। इस परमुटेशन को मैं ट्रांसपोजिशन की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकता हूं, राइट। अब इसमें ये जो ट्रांसपोजिशन है ये क्लियरली डिसजॉइंट नहीं है, 1 सब में मौजूद है, राइट। सो ये डिसजॉइंट नहीं है, लेकिन ये स्टिल ट्रांसपोजिशन है। तो ये परमुटेशन जो है, ये साइकिल जो है, इसको मैं प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस की फॉर्म में लिख सकता हूं। एग्री? ओके, एक और एग्जांपल हम इसकी देखते हैं, फिर हम इसी कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करते हैं। ओके, सो लेट्स से हमारे पास एक और परमुटेशन है, कोई सी परमुटेशन है हमारे पास। लेट्स से साइकिल है, कोई साइकिल है 1 3 5 4 और 2, ये S5 के अंदर एक साइकिल, ठीक है। तो 1 3 पे मैप हो रहा है, 3 5 पे, 5 4 पे और 4 2 पे। अब इसको भी मैं लिखना चाह रहा हूं, क्वेश्चन मेरा सेम है। क्वेश्चन क्या है कि क्या हर एलिमेंट, हर साइकिल जो है उसको मैं ट्रांसपोजिशन की प्रोडक्ट में लिख सकता हूं या नहीं। मतलब मैं ट्रांसपोजिशन को मल्टीप्लाई करूं तो क्या मेरे पास एक कोई भी साइकिल मैं उससे फाइंड कर सकता हूं, राइट। ये एक और हमारे पास साइकिल है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं? फिर मैं वही मेथड यूज करूंगा, क्वेश्चन मार्क में फिर लगा देता हूं। तो मैं लेट्स से लिखता हूं इसको 1 3 1 5 1 4 और 1 2, ठीक है। मैंने क्या किया, 1 से स्टार्ट किया, 1 को 3 के साथ ट्रांसपोजिशन बना दी, फिर 1 को 5 के साथ बना दी, फिर 1 को 4 से बना दी, और फाइनली 1 को 2 से बना दी। अगेन मैंने चेक ये करना है कि क्या ये दोनों साइड सेम हैं या नहीं। अगर ये दोनों साइड सेम है तो ऑफ कोर्स ये दोनों इक्वल हैं, और मैं इस साइकिल को भी प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस में लिख सकता हूँ। ओके, सो मैं इस साइड को लेके चलता हूँ। मेरे पास है 1, यहाँ पे ऊपर होने चाहिए 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 1 3 पे मैप हो रहा है, और आपके पास 3 जो है वो 5 पे मैप हो रहा है, ओके। 5 जो है वो 4 पे मैप हो रहा है, ओके। 4 जो है वो 2 पे मैप हो रहा है, और 2 1 पे मैप हो रहा है। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे परमुटेशन है। अब राइट हैंड साइड पे मैंने परमुटेशन फाइंड करनी है, और मैंने देखना है कि यहाँ पे क्या परमुटेशन आ रही है। तो टॉप रो तो वही रहेगी 1 2 3 4 और 5। मैंने ये देखने की एलिमेंट्स मैप किस पे हो रहे हैं, राइट हैंड साइड पे, ओके। सो राइट हैंड साइड पे मेरे पास क्या हो रहा है, पहले एलिमेंट 1 से स्टार्ट करता हूँ और देखता हूँ कि कैसे ये मल्टीप्लाई हो रहा है। पहली जो ट्रांसपोजिशन है, इसको मैं फर्स्ट ट्रांसपोजिशन लेट्स से कहता हूँ, इसको मैं सेकंड कह दूंगा, इसको थर्ड कह दूंगा, और फाइनल 1 को फोर्थ ट्रांसपोजिशन कह दूंगा, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट ट्रांसपोजिशन में 1 जो है वो 3 पे मैप हो रहा है, ओके। पहली ट्रांसपोजिशन में 1 3 पे मैप हो।
सेकंड में 3 है नहीं तो 3 फिक्स है, थर्ड वन में भी 3 नहीं है तो 3 फिक्स है, फोर्थ वन में भी 3 नहीं है तो 3 फिक्स है। तो 1 जो है वो 3 पे मैप हो रहा है। ओके, अब सेकंड में 2 ले लेता हूं, तो पहली ट्रांसपोजिशन में 2 मौजूद नहीं है तो 2 फिक्स है, तो 2 पे मैप होगा। सेकंड वन में भी 2 नहीं है तो 2 पे मैप होगा, थर्ड वन में भी नहीं है तो फिक्स रहेगा, और फाइनल वन में 2 जो है वो 1 पे मैप हो रहा है, तो इन द एंड 2 जो है वो 1 पे मैप होगा। ओके, अब फिर नेक्स्ट एलिमेंट की बात करता हूं, 1, 2 और फिर 3 की बात करते हैं। फर्स्ट ट्रांसपोजिशन में 3 जो है वो 1 पे मैप हो रहा है। ओके, सेकंड ट्रांसपोजिशन में 1 जो है वो 5 पे मैप हो रहा है। ओके, 1 5 पे मैप हो रहा है, और थर्ड वाले में 5 मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है 5 फिक्स है, राइट? और फाइनल वन में भी 5 मौजूद नहीं है तो 5 फिक्स है, तो 3 जो है वो इन द एंड 5 पे मैप हो रहा है। ओके, और फाइनली अभी फाइनली नहीं, फोर्थ हमारा जो है वो फोर्थ एलिमेंट 1 3 में 4 मौजूद नहीं है, 4 फिक्स है। नेक्स्ट वाली ट्रांसपोजिशन में 4 मौजूद नहीं है, 4 फिक्स है। थर्ड वाली में 4 जो है वो 1 पे मैप हो रहा है, राइट? और फाइनल वन में 1 जो है वो 2 पे मैप हो रहा है, तो इन द एंड 4 जो है वो 2 पे मैप होगा। ओके, और लास्ट एलिमेंट जो है हमारा 5, फर्स्ट ट्रांसपोजिशन में मौजूद नहीं है तो 5 फिक्स रहेगा। सेकेंड वाले में 5 जो है वो 1 पे मैप हो रहा है, थर्ड वाले में 1 जो है वो 4 पे मैप हो रहा है, और लास्ट वन में 4 मौजूद नहीं है तो 4 फिक्स है, तो 5 इन द एंड जो है वो 4 पे मैप होगा। ओके, अब इन दोनों का आप कंपेयर कर लें आपस में, तो ये दोनों क्लियरली इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस साइकिल को भी मैं इस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो क्या ये मैं कह सकता हूं कि एवरी साइकिल कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस? अगेन आप ये नोटिस किया होगा कि ये ट्रांसपोजिशंस डिसजॉइंट नहीं है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि सबसे पहले क्या हर साइकिल जो है वो प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस की फॉर्म में लिखा जा सकता है? तो मैंने 2 एग्जांपल्स की, तो इससे तो लगता है कि शायद ऐसा ट्रू है। तो इसको हम फॉर्मलाइज करते हैं कॉन्सेप्ट को। ओके, अब आपके पास 2 चीजें हमने कर ली हैं अभी तक। पहली चीज क्या है कि हर परम्यूटेशन जो है, हर परम्यूटेशन को मैं प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स की फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, और हर साइकिल को मैं प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस की फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, किसी भी परम्यूटेशन को मैं लूं, उसको मैं प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स की फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स की फॉर्म में लिख सकता हूं। ओके, तो हर साइकिल को मैं प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो अगर मैं मैं क्लियरली फिर ये कह सकता हूं कि हर परम्यूटेशन जो है वो प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस होती है, राइट? फाइनाइट सेट की बात हो रही है, एसएन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, एसएन की बात हो रही है। हर फाइनाइट सेट के जो परम्यूटेशंस हैं, हर परम्यूटेशन जो है वो प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस है, राइट? कोई भी आप परम्यूटेशन लेंगे उसको आप साइकिल्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। हर साइकिल को फिर आप प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस लिख सकते हैं। तो इन द एंड जो है वो हर परम्यूटेशन जो है वो ट्रांसपोजिशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखी जा सकती है, राइट? तो हर परम्यूटेशन जो है वो प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन है। तो मैंने अभी आपको 2 साइकिल्स लेके बताया कि आप उसको ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो एक जनरल आपके पास साइकिल हो तो इसको कैसे लिखेंगे आप? प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस। सेम आप मेथड यूज करेंगे। आपके पास एक जनरल साइकिल है I1 I2 अप टू सो ऑन IK। इसको आपने प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन कैसे लिखना है?
आपने ये करना है कि I1 को लेट्स से आप ले लें, फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करें। I1 को आप I2 के साथ ट्रांसपोजिशन ले लें, फिर I1 की ही I3 के साथ ले लें, I1 की I4 के साथ ले लें, और इसी को कंटिन्यू करते जाएं। इन द एंड I1 की आप ट्रांसपोजिशन ले लें IK के साथ। ठीक है, इसको आप इजीली देख सकते हैं, दो एग्जांपल्स में मैंने करके बताया आपको कि जब भी आप ऐसा लिखेंगे तो ये दोनों साइड्स जो हैं आपस में सेम होंगी, तो हर साइकिल जो है इस प्रोडक्ट की फॉर्म में ट्रांसपोजिशन की लिखा जा सकता है। हर प्रोडक्ट, हर ट्रांसपोजिशन में एक एलिमेंट सेम है, I1 जो है वो हर किसी में मौजूद है, राइट। तो ये आपके पास ट्रांसपोजिशन की प्रोडक्ट है, ये आप हमेशा इसको लिख सकते हैं ऐसे, राइट। सो हर परम्यूटेशन को साइकिल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं और हर साइकिल की आप ऐसे ट्रांसपोजिशन फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर परम्यूटेशन जो है उसको प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल करते हैं हम। एग्जांपल में हम अपने अब बहुत दफ़ा हमने इस ग्रुप की बात की, S3 की दोबारा बात करते हैं। ओके, S3 का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो है आपके पास 1 और 2 और 3। आइडेंटिटी एलिमेंट को हम एज आइडेंटिटी एलिमेंट ही लेते हैं, तो इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते, ये बहुत ट्रिवियल एग्जांपल है। हम रो 1 और रो 2 की बात करते हैं। लेट्स से रो 1 में लेता हूँ, आपके पास रो 1 आ जाएगा 1 2 3 और 3 1 2 3 और 3 1 2, तो आपके पास आ जाएगा 1 goes to 3, 3 goes to 2, 1 goes to 3 और 3 goes to 2 and 2 goes to, तो रो 1 जो है वो 1 3 2 है, रो 2 जो है आपके पास आई थिंक 1 2 3 है। ओके, तो आपके पास ये दोनों ट्रांसपोजिशंस हैं, सॉरी साइकिल्स हैं, इसको प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन लिखना है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 3 और 1 2। ओके, इसको आप लिख सकते हैं 1 2 और 1 3। ओके, सो क्लियरली ये दोनों आपस में, मतलब ऑर्डर आप चेंज करेंगे तो आपके पास एलिमेंट चेंज हो जाएगा। इसमें 1 3 पहले आ रहा है, इसमें 1 2 पहले आ रहा है, तो दोनों का अगर आप ऑर्डर चेंज करेंगे तो इससे जो है वो एलिमेंट सेम नहीं आएंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स आएंगे। इसको भी हम फॉर्मल करते हैं थोड़ी देर में। अब आपके पास रो 1 रो 2 हो गए, आपके पास रो 3 क्या है? रो 3 लेट्स से आप ले लें 2 3, ठीक है। अब 2 3 तो ऑलरेडी प्रोडक्ट है ट्रांसपोजिशन की, ये खुद ही ट्रांसपोजिशन है, तो इसको प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में कैसे लिखेंगे? ये खुद ट्रांसपोजिशन है, तो ये ही प्रोडक्ट है, राइट। फिर आपके पास रो 4 क्या है? रो 4 है आपके पास 1 3, राइट। तो 1 3 को प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन कैसे है? ये खुद ही ट्रांसपोजिशन है, राइट। इसी तरह फाइनली रो 5 है, तो रो 5 जो है वो आपके पास है 1 2, ठीक है। तो 1 2 भी खुद ही ट्रांसपोजिशन है, तो ये भी प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन है। तो इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं इसको हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस में लिख सकते हैं, राइट। इसी तरह अगर आप थोड़ी सी D8 की बात करना चाहें तो D8 के कुछ एलिमेंट्स की मैं बात कर देता हूं लेट्स से। तो आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी है, इसको आप प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन लिख सकते हैं, लेकिन वो ट्रिवियल ट्रांसपोजिशंस हैं। रो 1 की अगर मैं बात करूं तो रो 1 में मेरे पास 1 2 3 4 और मेरे पास आ जाता है 4 1 2 3, ओके। सो आपके पास रो 1 है 1 4 और 1 4 3 और 2, ठीक है। अब इसको अगर आप प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन लिखेंगे तो इजी है, 1 4 1 3 और 1 2, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करें, उसकी साइकिल बना दें, नेक्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट से, फिर फर्स्ट का थर्ड से, फर्स्ट का फोर्थ से। तो आप ये देखेंगे कि ये दोनों प्रोडक्ट्स हमेशा दोनों साइड्स सेम आएंगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा सेम आएगी, ओके। इसके बाद किसी और की अगर आप बात करना चाहें रो 2 की, तो मे बी एक एलिमेंट इसके अंदर ये भी मौजूद है। यहाँ पे आपके पास हो जाएगा, लेट्स से किसी रो की बात करता हूँ 1 2 3 4, तो इसकी अगर ट्रांसपोजिशन बनाएंगे तो आ जाएगा 1 2 1 3 और 1 4,
राइट। सो हर एलिमेंट जो है, ये D8 की बात हो रही है यहाँ पे, तो हर एलिमेंट जो D8 का भी है वो प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिखा जा सकता है। तो ये मैं आपके पास एक्सरसाइज है आपके लिए एक, कि राइट डाउन ऑल एलिमेंट्स ऑफ D8 and D10 as product of transpositions. Okay, right. So हर एलिमेंट जो है, हर परमुटेशन जो है वो प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस की फॉर्म में लिखी जा सकती है। हर एलिमेंट किसी भी सिमेट्रिक ग्रुप का प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ओके, तो आपके पास D8 और D10 को आप ट्राई कीजिएगा कि इसके सारे एलिमेंट्स लेके इसको प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस की फॉर्म में लिखिएगा, राइट। अच्छा, अब इसका फिर हमें ऑफ कोर्स क्वेश्चन है कि इसका क्या यूज है, तो इसके यूज की तरफ हम आगे आ रहे हैं। अब आप प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिखते हैं तो आप काउंट कर सकते हैं कितनी प्रोडक्ट्स हैं, राइट। तो आप के पास ये रिजल्ट है। ओके, the number of transpositions whose product is a given permutation of a finite set is either always even or always odd, right। इस थ्योरम का मतलब क्या है और इसका प्रूफ जो है वो हम नहीं करेंगे, आपके नोट्स में आपको प्रूफ इसका मिल जाएगा। आपने क्या करना है, ये थ्योरम क्या कह रहा है कि अगर आपकी जो प्रोडक्ट है ट्रांसपोजिशंस की वो एक परम्यूटेशन बना रही है तो उसमें जो नंबर है वो इवन होना चाहिए या ऑड होना चाहिए। अब इस चीज का क्या मतलब है, आप कोई भी परम्यूटेशन लें, लेट्स से 1 2 3 4। अब इसको आपने प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिखा 1 2 1 3 और 1 4, ठीक है। अब आपने काउंट कर लें ये कितनी है, ये टोटल कितनी है, ये 3 है। अब अगर मैं कोई और लूं, लेट्स से 1 3 2 एक साइकिल लूं, तो मेरे पास आ जाएगा 1 3 और 1 2, ये 2 है टोटल नंबर कितनी आ रही है। इसी तरह अगर मैं कोई और साइकिल लूं 1 2 3 4 और 5, तो मेरे पास आ जाएगा 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, तो ये मेरे पास 4 है। और एक फाइनल एग्जांपल 1 2 4 5, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 2 1 4 और 1 5, तो ये 3 है, राइट। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि मैं जब साइकिल को प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिखता हूं तो मेरे पास अगर मैं काउंट करूं तो नंबर आता है एक, राइट। और ये नंबर क्या होगा, ये एक इंटीजर होगा, नेचुरल नंबर होगा, लेट्स से, राइट। तो ये नेचुरल नंबर जो है ये या इवन होगा या ऑड होगा, राइट। दो ही तरह के नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो इनको जब काउंट करेंगे आप तो ये या इवन आएंगे या ऑड आएंगे, राइट। टोटल नंबर जो है इनका वो इवन आएगा या ऑड आएगा। तो ये थ्योरम कह रहा है कि जब भी आप प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन लेंगे तो वो अगर एक परम्यूटेशन बनाएगी तो या वो इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आपको लेनी पड़ेंगी या ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन लेनी पड़ेंगी। द नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस whose product is a given permutation of a finite set is either always even or always odd, right। तो जब आप कोई भी परम्यूटेशन लेते हैं, वो लेट्स से 3 लेते हैं, तो जब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक परम्यूटेशन आपके पास आती है तो ये नहीं हो सकता कि आप 4 ट्रांसपोजिशन लें तो आपके पास वही परम्यूटेशन दोबारा आ जाए, राइट। तो अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट जो है वो एक परम्यूटेशन बनाती है, ट्रांसपोजिशंस की प्रोडक्ट एक परम्यूटेशन बनाती है, तो वो जो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आप यूज करेंगे या तो आप इवन नंबर यूज करेंगे या ऑड नंबर यूज करेंगे, राइट। ये नहीं हो सकता कि एक परम्यूटेशन आपने निकाली तो उसके लिए आपने ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन यूज की और उसी परम्यूटेशन के लिए आप इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन यूज करें। तो जो एक परम्यूटेशन है वो आप उसको जब किसी भी लेट्स से प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं
तो या तो उसमें इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस आएंगी या फिर उसमें ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस आएंगी। ये नहीं हो सकता कि दोनों जो है इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन से भी वो परमुटेशन आ जाए और ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन से भी वही परमुटेशन आ जाए। तो जब भी आप एक परमुटेशन को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे ट्रांसपोजिशंस की, तो या आपके पास इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस आएंगी या ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस आएंगी, दोनों नहीं आ सकती। राइट, ओके, सो ये इस थ्योरम का बेसिकली मतलब है। ओके, सो अब यहां पे दो मेन चीजें हो रही हैं। कुछ परमुटेशंस जो हैं उनकी जब प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस में लिखते हैं तो वो इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस में लिखी जाएंगी, कुछ जो हैं वो ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस में लिखी जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ, और दोनों जो हैं वो या इवन होगी या ऑड होंगी। तो इसका मतलब है हम एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पे देख सकते हैं। डेफिनेशन क्या है, इवन और ऑड परमुटेशंस क्या होती है। ओके, सो आई होप कि डेफिनेशन ऑलरेडी आपके माइंड में आ रही होगी कि इवन या ऑड परमुटेशन हम किसको कहेंगे। हर परमुटेशन जो थ्योरम हमने अभी किया उसके तहत अगर आपके पास कोई भी परमुटेशन है तो उसको आप या तो इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं या ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप एक ही परमुटेशन को इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस की फॉर्म में भी लिख लें और ऑड की फॉर्म में भी लिख लें। ये पॉसिबल नहीं है। थ्योरम जो लास्ट रिजल्ट आपने देखा उससे ये पॉसिबिलिटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती अब। तो या तो एक परमुटेशन जो है वो हर परमुटेशन लिखी जा सकती है प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में, लेकिन या तो वो इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन होंगी उस प्रोडक्ट में या ऑड होंगी, दोनों नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है हम ये डेफिनेशन यहाँ पे दे सकते हैं कि डेफिनेशन है हमारे पास कि इवन परमुटेशन क्या होती है। राइट, सो इवन परमुटेशन की अगर मैं बात करूं तो इवन परमुटेशन क्या होती है। हम एक परमुटेशन को ऑफ कोर्स क्लियरली इवन कहेंगे। अ परमुटेशन इज इवन if it is a product of even number of transpositions, right? Even number of transpositions. Okay, so odd कब होगी, तो ये डेफिनेशन क्लियर है। ऑड परमुटेशन कब होगी, परमुटेशन इज ऑड इफ इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस। ओके, सो फिर मैं रिपीट कर देता हूं इसको। मेरे पास कोई भी परमुटेशन है उसको मैं प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस में लिख सकता हूं, राइट। फिर लास्ट स्लाइड पे हमने एक थ्योरम देखा, वो थ्योरम ये कहता है कि जब आप किसी परमुटेशन को प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस में लिखेंगे तो या आपके पास इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस आएंगी या आपके पास ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस आएंगी। ये नहीं हो सकता कि आपके पास एक ही परमुटेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस भी आ जाए और ऑड भी आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ग्रुप है परमुटेशंस का उसको हम दो हिस्सों में लेट्स से डिवाइड कर सकते हैं। उसमें कुछ परमुटेशंस इवन होंगी और कुछ ऑड होंगी, राइट। हम अभी ये नहीं बता रहे कि कितनी इवन होंगी कितनी ऑड होंगी, ये हम आगे जाके देखते हैं। लेकिन उसमें कुछ परमुटेशंस इवन होंगी और कुछ ऑड होंगी, राइट। तो इसको हम S3 में, अब जो हम ग्रुप बहुत बार स्टडी कर चुके हैं उसमें इसकी बात करते हैं। तो S3 में अगर हम बात करें तो S3 में आइडेंटिटी जो परमुटेशन है, आइडेंटिटी परमुटेशन इज ऑलवेज इवन। इसको हम इवन परमुटेशन लेते हैं आइडेंटिटी को हमेशा। ओके, सो आइडेंटिटी परमुटेशन इज ऑलवेज एन इवन परमुटेशन, ठीक है। अब इसकी आप इवन नंबर ऑफ ट्रिवियल ट्रांसपोजिशंस भी फाइंड कर सकते हैं। ये आप इसके बारे में
थोड़ा सोचिएगा, ये बहुत ट्रिवियल क्वेश्चन है अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा सोचें। तो आइडेंटिटी जो है वो हमेशा इवन परमुटेशन है। सेकंड जो मैं बात करूं अगर रो नॉट की या रो 1 की, तो रो 1 में मेरे पास था 1 3 और 2। ओके, 1 3 2 को मैंने फिर लिखा 1 3 और 1 2। तो ये कितनी है, इसमें 2 ट्रांसपोजिशंस आ रही हैं, इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशन मैंने लिखा है। तो ये आपके पास 2 है, 2 इवन है, तो ये परमुटेशन जो है रो 1 ये इवन है। इसी तरह अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रो 2 की, तो रो 2 आपके पास है 1 2 3। इसको मैं लिख सकता हूं एज 1 2 और 1 3। अब ये भी ऑफ कोर्स 2 है, तो ये कौन सी है, ये इवन है, राइट। और अगर मैं फोर्थ में अगर मैं बात करूं, फिर मेरे पास रो 3 क्या है, रो 3 है लेट्स से मेरे पास 2 3 है। अब 2 3 कितनी ट्रांसपोजिशंस की प्रोडक्ट है, ये एक ट्रांसपोजिशन की प्रोडक्ट है 1, राइट। तो ये ऑड है। फिर अगर मैं रो 4 की बात करूं, तो रो 4 कितनी ट्रांसपोजिशंस हैं, वेल ये है 1 3। तो ये 1 परमुटेशन 1 ट्रांसपोजिशन है, ये ऑड है, 1 ऑड नंबर है। और फाइनली अगर मैं लास्ट वाले की बात करूं, तो रो 5 में मेरे पास आएगा 1 2, राइट। ये कितनी ट्रांसपोजिशन है, एक ही ट्रांसपोजिशन, राइट। तो ये भी मेरे पास ऑड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि S3 के अंदर 3 इवन परमुटेशन हैं और 3 ही ऑड परमुटेशन है। S3 के अंदर 3 इवन परमुटेशन है और 3 ही ऑड परमुटेशन है, राइट। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी परमुटेशंस और नहीं है, इवन है या ऑड है, राइट। तो ये हमारे पास S3 एक एग्जांपल है। S4 में इसी तरह हम बात कर सकते हैं और दूसरे ग्रुप्स में भी हम इसी तरह बात कर सकते हैं। ओके, राइट। अब हम D8 की थोड़ी सी बात करते हैं और उसमें देखते हैं कि हमारे पास कितनी इवन परमुटेशन है और कितनी ऑड परमुटेशन हैं और कैसे हमारे पास D8 में हो रहा है। तो D8 हमारे पास अभी हमने बार बार ये एग्जांपल कर चुके हैं। D8 में हमारे पास आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी इवन परमुटेशन है, राइट। इसको आप चेक कीजिएगा। सेकंड पार्ट में हमारे पास एक परमुटेशन है, लेट्स से हम ले लेते हैं 1 4 और 1 4 3 2, राइट। ये एक परमुटेशन 1 4 3 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 4 1 3 और 1 2। तो ये हमारे पास 3 है इसकी टोटल, तो ये हमारे पास ऑड है, ठीक है। फिर आपके पास इसकी एक और परमुटेशन क्या आएगी, एक और परमुटेशन इसमें ये आ सकती है कि 1 जो है वो 1 2 3 4। इसको आप लिख सकते हैं 1 2 1 3 और 1 4। तो ये भी एक ऑड परमुटेशन है, ओके। फिर इसके बाद अगर आप बात करें लेट्स से एक और परमुटेशन अगर आप इसकी फाइनल रह गई है, वो कौन सी है 1 2 3 4 और ये हमने कर ली 2 सो 3 4 1 2, राइट। सो 1 3 4 और 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 3 1 4 और 1 2। ये भी आपके पास ऑड है, ओके, राइट। और अगर आप इसके बाद जाहिर है ये आपने कर ली आइडेंटिटी और रो 1 रो 2 रो 3। इसके बाद आपके पास हैं μ1 μ2 और सिग्मा 1 सिग्मा 2, 4 मजीद आपके पास परमुटेशंस मौजूद हैं, राइट। तो उनको भी आप मैं इसको यहीं पे छोड़ता हूँ एक्सरसाइज, आप बाकी को भी लिखिएगा और चेक कीजिएगा कि कौन सी इवन है और कौन सी ऑड है, राइट। तो हर ग्रुप के अंदर आपके पास कुछ परमुटेशंस इवन होती हैं और कुछ परमुटेशंस ऑड होती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कितनी इवन होती हैं और कितनी ऑड होती हैं, राइट। अब हमारे पास कितनी इवन परमुटेशंस हैं और कितनी ऑड परमुटेशंस हैं।
तो मेरे पास क्वेश्चन मेरा ये है कि हाउ मेनी इवन स्लैश ऑड permutations in Sn, ठीक है, कितनी इवन परम्यूटेशंस होती हैं Sn में और कितनी ऑड परम्यूटेशंस होती हैं। ओके, तो Sn के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं n फैक्टोरियल, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं n फैक्टोरियल, राइट। तो हमारे पास टोटल इवन परम्यूटेशंस जो होंगी वो एग्जैक्टली इसका हाफ होंगी, और टोटल ऑड परम्यूटेशंस भी फिर हाफ होंगी इसका, n फैक्टोरियल ओवर 2, राइट। सो ये वेल नोन रिजल्ट है, इसकी डिटेल्स जो हैं ये भी आपको होपफुली आपके नोट्स में मिल जाएंगे। तो इवन परम्यूटेशंस जो हैं वो कितनी है, अगर आपके पास टोटल एलिमेंट्स n फैक्टोरियल हैं तो उनमें से आधी इवन होंगी और आधी ऑड होंगी। S3 में हमने देखा कि 3 परम्यूटेशंस इवन थी और 3 परम्यूटेशंस ऑड थी, राइट। S3 के टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 6, तो 6 को 2 से डिवाइड करें, 3 परम्यूटेशंस इवन है और 3 ऑड है। इन जनरल आपके पास कोई भी ग्रुप है Sn तो उसके अंदर जो n फैक्टोरियल ओवर 2 जो है वो इवन परम्यूटेशंस हैं और n फैक्टोरियल ओवर 2 जो है वो ऑड परम्यूटेशंस हैं। ओके, सो ये आपके पास वेल नोन रिजल्ट है। तो आपने अगर ये चेक करना हो कि आपका जो ग्रुप है Sn उसके अंदर कितनी इवन परम्यूटेशन है कितनी ऑड है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं कि आपके पास अगर टोटल एलिमेंट्स लेट्स से आपके ग्रुप में Sn में S4 में 24 एलिमेंट्स हैं तो उसके अंदर हाफ जो हैं यानी 12 वो इवन परम्यूटेशंस होंगी और 12 ऑड परम्यूटेशंस होंगी। ओके, अब इसका क्या यूज है इवन और ऑड परम्यूटेशंस का, ट्रांसपोजिशंस डिफाइन की हमने, इतना लंबा हमने प्रोसीजर किया, तो शायद इसका कोई एंड गोल भी होगा। तो एंड गोल इसका ये है कि आपके पास जो परम्यूटेशंस हैं इवन और ऑड, S3 के को मैं दोबारा लिख देता हूँ। S3 मेरे पास ये ग्रुप है, आइडेंटिटी है, इसके बाद मेरे पास है उसके अंदर 1 3 2 1 2 3 है, और मेरे पास है 2 3 मेरे पास है 1 3 और 1 2, ये 6 एलिमेंट्स हैं। 3 इसमें से इवन परम्यूटेशंस हैं और 3 ऑड हैं। अच्छा, इसके अंदर से मैं एक सबसेट बनाता हूं, लेट्स से A3। उस सबसेट में मैं क्या करता हूं, उस सबसेट में मैं इसमें से इवन परम्यूटेशंस लिखता हूं, राइट। मैंने क्या किया, S3 सेट अपना लिया, उसके अंदर से मैंने इवन परम्यूटेशंस जो हैं उनको एक सेट में लिख दिया, और इसी तरह आप एक और सेट बना सकते हैं जिसमें ऑड परम्यूटेशंस आप लिखेंगे। तो इवन परम्यूटेशंस का जो सेट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम देखते हैं पहले। तो A3 जो है इसमें मैंने 3 परम्यूटेशंस लिखी हैं और ये तीनों इवन हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या A3 खुद एक ग्रुप है। क्वेश्चन है कि इज A3 आल्सो अ ग्रुप। अब सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट आप पहले से देख चुके हैं। S3 जो है वो एक ग्रुप है, ग्रुप के सब ग्रुप्स की भी हम बात करना चाह रहे हैं। तो कि कोई भी ग्रुप है उसके हम सब ग्रुप्स की भी बात करते हैं कि उसके सब ग्रुप्स, उसमें से स्मॉलर कितने ग्रुप्स हम निकाल सकते हैं। तो S3 जो है उसका एक बहुत स्पेशल सब ग्रुप है, वो है A3। उसमें क्या है कि आपने इसमें से जो इवन परम्यूटेशन थी ना उनको उठाया और एक सेट में लिख दिया। अब ये A3 जो है ये सेट ऑफ इवन परम्यूटेशंस है। तो ये मेरा क्लेम है जो मैं प्रूव करूंगा अभी 1-2 स्लाइड्स के बाद या नेक्स्ट स्लाइड में, कि A3 जो है वो खुद एक ग्रुप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि S3 में से अगर मैं सिर्फ इवन परम्यूटेशंस लूं तो वो भी खुद एक ग्रुप बनता है, और ऑफ कोर्स ये मैंने A3 जो है वो S3 में से लिया है, तो ये एक सब ग्रुप होगा S3 का। तो इससे हमें एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो सब ग्रुप्स S3 के मिल रहे हैं। तो इन जनरल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक मेरे पास स्पेशल ग्रुप है जिसको मैं अल्टरनेटिंग ग्रुप कहूंगा। अगर मेरे पास Sn एक सिमेट्रिक ग्रुप है, Sn मेरे पास एक सिमेट्रिक ग्रुप है, तो मैं An अगर एक सेट बनाऊं
तो an में मैं क्या रखूंगा, सेट ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशंस, परम्यूटेशंस इन Sn। an क्या है, ये सेट है ऑल इवन परम्यूटेशंस Sn में से। Sn में से मैं क्या, Sn जो है सिमेट्रिक ग्रुप है, इसके अंदर परम्यूटेशंस मौजूद हैं। हर परम्यूटेशन को प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिख सकता हूं। कुछ उनमें से इवन होंगी, कुछ ऑड होंगी। जो इवन परम्यूटेशंस हैं उनको मैंने an सेट में लिख दिया। ओके, तो जो अब सेट an है उसके अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ इवन परम्यूटेशंस हैं, ऑड परम्यूटेशन कोई भी इसमें मौजूद नहीं है। ओके, तो ये मैं क्लेम कर रहा हूं, मेरा क्लेम ये है कि an जो है, an इज ऑल्सो अ ग्रुप। ठीक है, ये मेरा क्लेम है। इस क्लेम को मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको एक एग्जांपल जो मैंने अभी A3 की लिखी है वो करके दिखाता हूं कि ये वाकई ये ट्रू है या नहीं, A3 के केस में ट्रू है या नहीं। इस क्लेम को मैं मजीद जनरलाइज करूंगा और मजीद इसकी डिटेल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। तो A3 में मेरे पास कौन से एलिमेंट्स हैं, A3 में मेरे पास एलिमेंट्स हैं ये 3, आइडेंटिटी है, 1 2 3 है और 1 3 2 है। मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया लेकिन ये मैटर नहीं करता। ओके, ये 3 एलिमेंट्स हैं। अब मैंने ये चेक करना है क्या ये ग्रुप बनाता है या नहीं। सबसे पहली कंडीशन मैंने ये चेक करनी है, इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन वही है जो S3 के ऊपर है, यानी कंपोजिशन ऑफ परम्यूटेशंस। मैंने सबसे पहले ये चेक करना है कि इसके अंदर से मैं कोई से 2 एलिमेंट्स लूं, कोई से 2 एलिमेंट्स इसके अंदर से लूं, जब इनकी कंपोजिशन लूं तो रिजल्ट भी इसी सेट में आए। तो आइडेंटिटी की किसी के साथ भी कंपोजिशन करेंगे तो रिजल्ट इसी सेट में आएगा। हमने जो नॉन ट्रिवियल कंपोजिशंस हैं वो ये हैं कि 1 2 3 और 1 3 2 को कंपोज करके देख लें। आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट परम्यूटेशन में 1 2 पे मैप हो रहा है, सो 1 2 पे मैप हो रहा है, और सेकंड में 2 जो है वो 1 पे मैप हो रहा है, 2 1 पे मैप हो रहा है, तो 1 जो है 1 पे मैप होगा। इसी तरह आप अगर नेक्स्ट में बात करें तो 2 जो है फर्स्ट में 2 3 पे मैप हो रहा है और सेकंड में 3 जो है वो 2 पे मैप हो रहा है, सो 2 जो है वो 2 पे मैप हो रहा है। और फाइनली 3 जो है फर्स्ट में वो 1 पे मैप हो रहा है और सेकंड में 1 जो है वो 3 पे मैप हो रहा है, तो 3 जो है वो 3 पे मैप होगा। राइट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिटी आ गया। इसके अलावा आप को कोई और कॉम्बिनेशन लेना चाहें, इनको डिफरेंट ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये रिजल्ट आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि A3 के अंदर कोई भी एलिमेंट मैं मल्टीप्लाई करूंगा आपस में तो प्रोडक्ट भी इसी सेट में आएगा। राइट, ओके, सो सेकंड में मुझे इस सेट में ये चेक करना है कि इस सेट के एलिमेंट्स एसोसिएटिव हैं। ये आप हमने एज अ फैक्ट कर चुके हैं कि अगर बिगर सेट में एलिमेंट्स एसोसिएटिव हों तो स्मॉलर सेट में भी वो हमेशा एसोसिएटिव होंगे। राइट, ओके, सो सेकंड सेट में अगर मैं बात करूं तो सेकंड कंडीशन इज ट्रिवियल। एलिमेंट्स, तो इसमें आप ये लिख सकते हैं कि एलिमेंट्स आर एसोसिएटिव in S3, so they are also associative in A3। ठीक है, और फाइनल जो फाइनल 2 कंडीशंस जो हैं उसमें मैंने ये देखना है कि जो A3 है उसके अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। I जो है आइडेंटिटी परम्यूटेशन है, वो इस सेट में मौजूद है, इसको आप किसी भी और एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें वही एलिमेंट वापस आ जाएगा, आइडेंटिटी उस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगी। तो आइडेंटिटी जो है आई इसमें आइडेंटिटी का रोल प्ले कर रहा है। और फाइनली हर एलिमेंट का इन्वर्स होना चाहिए, आइडेंटिटी खुद अपना इन्वर्स है। ठीक है, अब पहली इस कंडीशन में हमने ये चेक किया कि 1 2 3 को जब मैं 1 3 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आइडेंटिटी आता है। इसका मतलब है 1 3 2 1 2 3 का इन्वर्स है, और सिमिलरली 1 2 3 जो है वो 1 3 2 का इन्वर्स है। तो ये दोनों एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे का इन्वर्स हैं, आइडेंटिटी खुद अपना इन्वर्स है, और हमारे पास हर एलिमेंट का इन्वर्स भी मौजूद है, आइडेंटिटी भी है, एलिमेंट्स एसोसिएटिव भी हैं। और अगर आप
इस सेट के अंदर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करें तो इस सेट के अंदर बाइनरी ऑपरेशन भी क्लोज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि A3 खुद एक ग्रुप है, राइट, इज अ ग्रुप, ठीक है। और A3 जो है वो सबसेट है S3 का, तो ये एक सब ग्रुप है S3 का। हम इस सब ग्रुप की डेफिनेशन और इसकी मजीद एनालाइजेशन की इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा आपके लिए समराइज कर देता हूँ। A3 और AN को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर से लेके चलूँगा। ओके, सो आज हमने क्या किया, हमने साइक्लिक नोटेशन को ही लिया, उसी को आगे थोड़ा एक्सटेंड किया और हमने कहा कि हर परम्यूटेशन जो है वो साइकिल्स की प्रोडक्ट्स की फॉर्म में लिखी जा सकती है और डिसजॉइंट साइकिल्स होते हैं। फिर हमने ये कहा कि हर साइकिल जो है वो ट्रांसपोजिशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ओके, सो ट्रांसपोजिशंस क्या है, साइकिल्स ऑफ लेंथ 2। ओके, तो हर परम्यूटेशन, इसका मतलब ये हुआ कि हर परम्यूटेशन जो है वो ट्रांसपोजिशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखी जा सकती है। ओके, फिर हमने एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखा जिसने हमें ये बताया कि जब भी आप किसी परम्यूटेशन को प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिखेंगे तो आपके पास वो ट्रांसपोजिशंस जो उस प्रोडक्ट में आएंगी वो या इवन नंबर आएंगी या ऑड नंबर आएंगी, राइट, या इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन उसमें आएंगी या ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस आएंगी। ये नहीं हो सकता कि एक ही परम्यूटेशन को आप इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस की फॉर्म में भी लिख लें और ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस की फॉर्म में भी लिख लें, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई एक डेफिनेशन सी आ सकती है जिसमें परम्यूटेशन जो हैं या तो इवन होंगी या ऑड होंगी। इवन वो हैं कि जब आप परम्यूटेशन को राइट करें ट्रांसपोजिशंस की फॉर्म में तो वो इवन नंबर ऑफ आए, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस आए, और ऑड तब होगी जब आप परम्यूटेशन को राइट करें प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस में तो उस प्रोडक्ट में ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस आए, राइट। सो ये दो आपके पास प्रोडक्ट्स इसमें आ गई, दो डेफिनेशंस आ गई। फिर हमने ये कहा कि अब इवन और ऑड परम्यूटेशंस है हमारे पास, तो क्या हमारे पास कितनी इवन परम्यूटेशंस हैं और कितनी ऑड हैं। तो फिर हमने कहा कि एक ग्रुप में, फाइनाइट ग्रुप Sn में हाफ जो है वो इवन परम्यूटेशन होती हैं और हाफ ऑड होती हैं। फिर फाइनल में हमने ब्रीफली ये बात की कि अगर आप सारी की सारी इवन परम्यूटेशंस को लें, उसको एक सेट में रखें तो वो भी खुद भी एक ग्रुप बनाती है। इसी डिस्कशन को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और इसको मजीद इन्हांस करेंगे और हम परम्यूटेशन ग्रुप्स का जो है टॉपिक क्लोज कर देंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।